तो सबका वेलकम। हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है रियल नंबर क्लास 10th के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब इसका पास्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो हम लोग जो है पहले नंबर सिस्टम के रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, जिसमें गिनती की संख्याएँ आती हैं। फिर अगर उस सेट में 0 ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर आता है, और फिर उसमें जो है नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐड कर दिए जाएं तो वो इंटीजर कहलाता है। और फिर उसमें अगर फ्रैक्शंस ऐड कर दिए जाएं, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों, तो हमारा जो है रेशनल नंबर सिस्टम होता है। और जो नंबर रेशनल नहीं है उन्हें हम इरेशनल कहते हैं। ये हम पिछले क्लासेज में ही सब पढ़ चुके हैं। और दोनों के मिला के जो सेट बनता है उसे हम रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। रियल नंबर सिस्टम पे देख रहे हैं पूरे चित्र से क्लियर है कि सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर का, उससे बड़ा होल, उससे बड़ा, और इसमें सब समाहित हैं। रियल नंबर में सारे नंबर समाहित हैं। तो इसके आगे भी नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन हम लोग के कोर्स में इतने ही तक है, तो हम यहीं तक अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं, हम एक देखिए ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं नंबर्स के। तो हमारा प्राकृतिक संख्या जिसको n से डिनोट करते हैं, 0 जोड़ दिया तो होल नंबर हो गया। और उसमें देखिए जो हम लोग नेगेटिव नंबर जोड़ दिए तो हमारा इंटीजर हो गया, जिससे डेढ़ से डिनोट करते हैं। और फिर उसमें फ्रैक्शंस जोड़ दिए तो हमारा जो है कौन सा नंबर बन गया, रेशनल नंबर, जिससे q से करते हैं। और इरेशनल नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं हैं। इरेशनल में 3 ऐसे नंबर हैं जिसे हम ट्रांजिशनल नंबर कहते हैं, फाई, ई एंड पाई। फाई की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होती है, और फाई की वैल्यू जो है 1 और 2 के बीच में होती है। ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। और पाई की वैल्यू 3 से 4 के बीच में होती है। तो ये इनकी वैल्यू होती है। हम लोग जानते हैं यह लगभग 1.6 के लगभग आता है। ये जो है 2 समथिंग आता है, और ये इसको तो हम लोग सब यूज करते हैं, 3.14 आता है। तो इसके बाद जो है इन सबों को मिला के हमारे वास्तविक संख्याएं बनती हैं। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो इमेजिनरी हैं, अर्थात इसके लिए जैसे -1 का अंडर रूट, नेगेटिव का अंडर रूट नहीं लेते हैं, तो इसे हम लोग अंडर रूट -1 को जो है आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब इमेजिनरी नंबर, जिसे आयोटा का शॉर्ट फॉर्म है आई। और इन सबको जब दोनों नंबर्स मिला दिए जाते हैं तो हमारे मिश्र संख्याएं बनती हैं, जिसको हम 2 पार्ट में, इसमें रियल पार्ट, और ये रियल पार्ट है, आई के साथ इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ ए एंड बी जो है हमारा रियल नंबर होते हैं। तो ये नंबर का एक ट्री है। इतने नंबर सिस्टम से हमारी सारी मैथमेटिक्स चलती है। आगे के कक्षाओं में हम लोग इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। अब हम लोग जो है नंबर्स के रिवीजन कर चुके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब ये जब हमारा क्लास 10th का शुरू होता है तो ये इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो उसमें सबसे पहले एक कहानी है कि a trader was moving along a road village selling eggs. An elder who did not have much work to do started to get the trader into the early deal. This grew into the fight. He pulled the bracket with egg, the dashed it on the floor, the eggs broken. The trader requested to Panchayat to ask elder to pray for the broken eggs. The Panchayat asked the trader how many eggs were broken. He gave the following response. तो कहने इसमें जो है एक अंडा बेचने वाला जा रहा है, उसकी कहानी के बारे में ये समझाने का प्रयास किया गया है, हमारे रियल लाइफ से जोड़ने का इसको प्रयास किया गया है कि कैसे जो है अगर हम
इसको एक पहेली के रूप में समझना चाहें तो अंडा जो है गिर जाता है, टूट जाता है, तो पंचायत के पास जाता है कि भाई हमारे इतने अंडे थे, इसका जो है हमको मुआवजा दिया जाए। तो इस तरह हम देखते हैं। तो जब पंचायत ने पूछा कि तुम्हारे कितने अंडे टूटे हैं, तो उसके लिए उसने क्या रिस्पांस दिया ये आप देखिए। तो कह रहा है इफ़ काउंट इन द पेयर वन रिमेन, अगर हम दो दो करके गिनते हैं तो एक शेष बच जाता है। अगर तीन तीन करके गिनते हैं तो मेरा शेष जो है दो बचता है। अगर हम चार चार करके गिनते हैं तो हमारा रिमाइंडर तीन बचता है। अगर हम पाँच पाँच करके गिनते हैं तो चार बचता है। छः छः का पेयर गिनते हैं तो हमारा पाँच बच जाता है। लेकिन सात सात का गिनते हैं तो कोई भी पेयर अंडे नहीं बचते हैं। लेकिन मेरे टोकरी में कुल 150 से कम अंडे थे, ये पता है। तो अब इसमें कैसे बताएंगे कि उसके टोकरी में कुल कितने अंडे थे, तो इस पर आप लोग विचार करिए। तो इसको हम लोग करने के लिए ये तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर है वो हमारा 7 से डिवाइड है, इससे छोटी संख्याओं से नहीं डिवाइड है। तो हम लोग अगर 7 है तो 49 पे ट्राई, 7 गुणे 7 करके हम 49 पे ट्राई कर सकते हैं। तो 49 पे रूल लागू होता है कि नहीं, ये दे सकते हैं। अगर हम इसमें 3 से भाग देते तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, इसलिए जो है ये संभव नहीं है। अब अगर हम 7 में 11 से गुणा कर दें, प्राइम नंबर से गुणा करते जा रहे हैं, तो 11, क्योंकि और नंबर से गुणा करेंगे तो इनसे किसी न किसी से वो कट जाएगा। तो ये हो गया 77। 77 पे क्या ये लागू होता है? अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 होते हैं, हाँ तो 2 से इस गिरेगा। लेकिन 4 से करें तो 4 एकम 4 और 37 हो जाएगा। और फिर 37 हो जाएगा तो फिर इसमें जो है फिर 1 से इस गिर जाएगा, तो ये भी जो है सही नहीं है। अब जो है 13 से कर देते हैं, 13 सत्ते 91, तो ये फिर नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 से भाग देने पर 1 से गया, 2 गिनना चाहिए। अब इसमें जो है 17 का गुणा करते हैं, 17 सत्ते 119। अब इस पे लागू करते हैं तो ये देखते हैं क्या इसमें संभव है। अब देखिए, अगर हम 119 में 2 की भाग देंगे तो जाहिर सी बात है कि 1 शेष गिरेगा। और 3 से भाग देते हैं तो हमारा 119 में 3 से भाग दें तो 3 त्रिक 9, 2 39 हो जाएगा। और फिर 9 बार भाग जाएगी तो 2 शेष गिर जाएगा। ये सही है, 3 के लिए भी सही है। अब क्या देखते हैं, ये 4 के लिए भी सही है। इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं 119 में 4 की भाग भी दे के देख लेते हैं। 4 की भाग तो 4 दूना के 8, और यहाँ से जाएगा 3, 9 और 4 9 36, तो यहाँ भी 3 शेष गिर गया। इसका मतलब 3 के लिए भी सही है। अब 5 की भाग दे के देखते हैं, 4 शेष गिरना चाहिए। 5 दूना के 10, और यहाँ हमारा जो है शेष हो गया वो 1 और 19 हो गया। तो 5 तिहाई 15, यहाँ जो है हमारा शेष 4 गिर गया। इसका मतलब ये 4 के लिए, इसके लिए भी सही है। अब हम 119 में 6 की भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 5। तो यहाँ 6 कम 6, यहाँ आ गया 5, अब यहाँ हो गया 9। अब हम इसको जो है भाग देंगे तो 6 9 54, तो हमारा शेष गिर गया 5, और 7 से तो गुणा किए ही थे,
तो इसका मतलब हमारे इसके पास कुल कितने अंडे थे, 119, और 119 जो है 150 से कम है, और पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसका मतलब उसके पास कुल 119 अंडे थे। तो इसको हम लोग जो है दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए कैसे लिख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगर हमने ये मान लिया कि उसके पास जो भी अंडे थे वह ए थे इस पजल को सॉल्व करने के लिए, और वो 7 से डिवाइड है, तो जब भी हम देखेंगे तो ये देखिए उसके पास ए अंडे थे, तो बी क्यू और रिमाइंडर आर बचता है। तो इस तरह देखिए 119 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के साथ, 2 के साथ और 5 के साथ। ये भाग देने पे यही हमारा आया था, तो इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो है चीज़, इसको हम लोग अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं पिछले क्लासोज में, क्योंकि ए हमारा जो है भाज्य है। यहाँ जो है भाग देने पर जो भागफल ये हो गया, जैसे 2 से भाग दिया तो यह हमारा भाजक हो गया, यह भागफल, और ये शेष। तो इस प्रथा को लागू होता है। तो इसी के थ्योरम में ये जस्ट लाइक जो है हमारा जो डिवीज़न एल्गोरिथम है, उसी को जो है हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के लिए देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीज़न लेमा, गिव द पॉजिटिव इंटीजर, दो हमें गिवन द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट द यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो उसमें क्यू और आर जो है यूनिक जो सेटिस्फाई करेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ी लेकिन बी से छोटी होगी। तो हम लोग ये जानते हैं कभी भी रिमाइंडर जो है भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो ये चीज़ है, इसको याद रखिए। स्टेटमेंट ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा, डिवीज़न एल्गोरिथम इज द टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ टू गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो इस एल्गोरिथम का हम ये तकनीक है एक, जो हम 2 नंबर्स के एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसे कहते हैं के लिए करते हैं, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। रिकॉल द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव ए एंड बी, द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी, देन डिवाइडेड बोथ ए एंड बी। तो हम लोग ये एचसीएफ निकालना सीखे हैं, अब उसी को यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है ये जानिए। एल्गोरिथम इज ए सीरीज द वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव अ प्रोसीजर टू सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक प्रकार की सीरीज है जो वेल डिफाइंड होती है, सुपरिभाषित क्रम होता है, जो किसी भी समस्या को समझाने के, सरल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो है हम इसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी ढेर सारी समस्याएं आती हैं जिसको हम एक रूल से सॉल्व करते हैं, तो वही उस समस्या को सॉल्व करने वाला रूल ही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। अब तो एचसीएफ प्राप्त करने के जो स्टेप्स हैं इसको देखिए। अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर हमारा सी डी है, सी जो है डी से बड़ा है, तो फॉलोइंग स्टेप, पहले स्टेप में यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करेंगे सी और डी पर, और फाइंड करेंगे नंबर क्यू एंड आर। तो देखिए, तो सी इजकल टू डी क्यू प्लस आर। तो यहाँ डी जो सी और डी दो हमारे नंबर दिए थे, सी जो है हमारा डी से बड़ा था, तो अगर हम डी से सी में भाग देंगे, क्यू बार भाग जा रही है, आर हमारा शेष बच रहा है, तो यहाँ आर की वैल्यू डी से छोटी है। इफ़ आर इक्वल टू 0, यदि आर जो है हमारा 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो डी इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। यदि 0 नहीं है तो फिर इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे लेमा,
डी एंड आर पे। तो डी हम और आर पर लागू करेंगे और ये तब तक कंप्लीट करते रहेंगे जब तक कि हमारे डिवाइजर का जो है रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। और जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए तो हमारा डिवाइजर ही एचसीएफ कहलाता है। तो दिस एल्गोरिथम वर्क्स बिकॉज एचसीएफ सीडी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ डी आर। तो इसमें जो एचसीएफ होता है वो जो सीडी का होता है वही डीआर का होता है, और इस सिंबल को एचसीएफ सीडी डिनोट करते हैं और एचसीएफ ऑफ सीडी पढ़ते हैं इस तरह। तो ये हम लोग इस तरह करते हैं। तो अगले क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास एक प्रश्न है कि एक्सरसाइज एग्जाम्पल है कि हमारे जो है फाइंड करना है 4052 एंड 12,576 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वे हम देख रहे हैं कि 12,576 इज ग्रेटर देन 4052, द वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम, वी गेट 12,576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। तो अब यहाँ जो है 420 नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम इस पे जो है फिर डिवीज़न लगाएंगे। ये अब हमारा हो जाएगा डिवाइडेंड, ये हो जाएगा डिवाइजर। फिर देखते हैं तो सेकेंड स्टेप में 4052 इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। अब ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब ये फिर जो है रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो डिवीज़न फिर अप्लाई करेंगे, हमारा ये हो जाएगा डिवाइजर, ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेंट, ये हो जाएगा डिवाइडेंट। अब ये देखिए ये आ गया 147। ये तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो न हो जाए। तो यहाँ देखते जाइए, हर स्टेप में चेंज करते जा रहे हैं और यहाँ करने पर यहाँ जो है हमारा रिमाइंडर हो गया ज़ीरो। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो हो गया तो ये 4 जो है पिछले रिमाइंडर ही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसका मतलब 12,572 एंड 4012 का एचसीएफ जो है 4 हो गया। नोटिस में देखिए 4 जो है एचसीएफ ऑफ 24 का भी है, एचसीएफ जो है 124 एंड 24 का भी है, एचसीएफ जो है 148 एंड 124 का भी है, एचसीएफ ऑफ 272 एंड 140 का भी है, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 272 का है। फिर एचसीएफ जो है 4052 एंड 420 का भी है, और फिर एचसीएफ ये जो है 12,576 एंड 4052 का भी है। तो इस तरह ये हमारा एक उदाहरण है जो एल्गोरिथम पे आधारित है। तो जो हमारा कॉमन एचसीएफ होता है, जितने भी उसके रिमाइंडर बचते हैं उन सब के लिए उन दोनों संख्याओं का हमेशा ये एचसीएफ होता है। तो ये आप देख लिए, ये याद रखिए, ये नोट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है। आप देखिए, इट इज़ नॉट ओनली द यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द एचसीएफ, it is the very larger number, but also because is one of the earliest example of the algorithm that compute has been the programmed carry out। ये जो है केवल हमारा एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता है बड़े नंबर्स के लिए, ये जो है हमारा एक एग्जाम्पल है एल्गोरिथम जिसको हम कंप्यूटर पे प्रोग्राम करने के लिए काम करते हैं। तो इसी तरह स्टेप में कंप्यूटर पे जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको एल्गोरिथम लिखना होता है। तो ये एल्गोरिथम ही जो है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व के ये प्रोग्राम के लिए यूज होता है। अब ये इसमें रिमार्क वाली बात ये देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड
दैट पीपल ऑफन कॉल फार्मर एज डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर हम देखें इसके एल्गोरिथम को, तो हमको ये पता चलता है कि जो हम पिछले क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हैं वही सीख रहा था। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब भाग की कलन विधि। जिस तरह भाग लगाते हैं हम लोग हिंदी में पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, तो वही चीज़ यहाँ एकदम जस्ट जो है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है यूक्लिड का लेमा। और दूसरा है ऑल्दो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टार्टेड फॉर द पॉजिटिव इंटीजर इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0। तो ये यूक्लिड ने इसको केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज़ किया था, लेकिन हम इसको सभी इंटीजर पर लागू कर सकते हैं केवल 0 के छोड़कर। बी कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो उसको जब गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 हो जाएगा। हाउ एवर शैल नॉट डिस्कस इन दिस एस्पेक्ट, इसके एस्पेक्ट में हम यहाँ इसकी बात नहीं करते हैं। हाँ, ये स्तर पे नहीं है, इसको आगे देखेंगे क्लास में, अगली क्लासों में। अब हमारा इस पर आधारित जो है दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड द एवरी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज द सम पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि दिखाइए कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो सम इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में होता है, और जो ऑड है वो 2q + 1 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ हम जो है मान लेते हैं कि हमारा b जो है 2 के बराबर है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से a = 2q + r होगा। q 0 नहीं होगा, r की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, क्योंकि r की वैल्यू जो है 2 से कम होनी चाहिए। तो अब हमारा ये देखते हैं a बराबर 2 संख्याएं संभव है, 2q या 2q + 1। तो ये 2 का मल्टीपल है, इसलिए ये जो है इवन होगा, और ये 2 इवन के साथ एक ऐड है, इसलिए ये ऑड होगा, है ना। तो जितने भी नंबर्स हैं जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ये हमेशा जो है इवन नंबर हैं। और से 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, तो इसमें जब भी 2 से भाग देंगे तो हमको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसलिए ये सब ऑड हैं। तो इसमें अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जब भी रिमाइंडर 1 मिले तो ऑड होगा, रिमाइंडर 0 मिले तो इवन होगा, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो। आल्सो द पॉजिटिव इंटीजर कैन आइदर इवन आर odd, therefore the any positive odd integer in the form of 2q + 1 and even जो है 2q के फॉर्म में होंगे। अगला एग्जाम्पल है, so that any positive odd integer is the form of 4q + 1 3q + 4q + 3 where q is the sum integer। ये दिखाना है कि जितने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो इस फॉर्म में होगा, 4q + 1 और 4q + 3, और q जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो सॉल्यूशन में आप देखिए, लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग वेयर a इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वे अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम a एंड b = 4 ले लें, और b r की वैल्यू जो है 0 से लेके 4 से कम तक होगी, अर्थात 0 या तो 1 2 एंड 3 होगी, इस 4 वैल्यू होगी आर की। तो अब देखिए यहाँ 1 2 3 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 4q + 1 r 4q और 4q + 1 4q + 2 4q + 3 where q is the quotient। however since is the odd cannot be 4q + 2, क्योंकि इसमें ये 2 × 2q है, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा 2q + 1। तो ये हमारा जो है ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, इसलिए ये सब क्या है, इवन है, सिंस द बोथ डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर एनी ऑड नंबर, इसमें जब भी भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर कीजिएगा, यहाँ भी 1 रिमाइंडर, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4q
प्लस 2 प्लस 1, तो ये तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाएगा। इसलिए जितने भी ऑड इंटीजर हैं वो 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 के फॉर्म में होंगे, और जो ऑड हैं वो 4q प्लस एंड 4q प्लस 2 के फॉर्म में होंगे। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला एग्जांपल, ए स्वीट सेलर हैज़ 402 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी। शी वांट टू स्टैक देम इन द सच वे ईच स्टैक हैव द सेम नंबर and they take the least area in the tray. What is the number can be placed in the each stack this purpose? एक स्वीट सेलर के पास जो है 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की, तो वो ट्रे में इस तरह स्टैक रखना चाहता है कि सब में बराबर हों और कम से कम जगह लगे। तो दिस कैन बी डन बाय द हीट एंड ट्रायल मेथड, डन बाय ट्रायल में एरर मेथड, but do symmetrically we find the SCF of 420 and 130. This give the maximum number of बर्फी in each stack, प्रत्येक जो है स्तंभ में स्टैक में होंगी, तो उसके लिए अगर हम SCF निकाल लें तो हमको कम एरिया में हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रे इज यूज विल बी लीस्ट, कम से कम हो जाता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा 420 के बराबर होगा, तो वो 130 गुणे 3 धन 30, फिर 130 में जो है 30 गुणे 4 धन 10, और 30 को जो है 10 गुणे 3, अर्थात एक स्टैक में कितनी होनी चाहिए 10। तो हमारा SCF 10 है, तो बोथ काइंड ऑफ इस बर्फी है वन स्टैक इज 10। तो अगर हर स्टैक में 10 रखेंगे तो पूरे कम से कम जगह घेरेगी स्टैक में, ट्रे में। तो ये SCF ज्ञात करने से हमारा काम चल जाएगा। अब हम लोग जो है आगे इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर हमको जो है निकालना है SCF। तो इसको आप देख सकते हैं उदाहरण के प्रश्न में। अब ये देखिए इसमें जो है SCF निकाला गया है, 225 से 135 से ज़्यादा है, तो अब इसमें जो है हमने 225 गुणे 135 गुणे 1 धन 90 हो गया। 90 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए फिर करेंगे। 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45, और 90 बराबर 2 गुणे 45, अर्थात 45 इसका SCF हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, शेष 3 सवाल देख लेते हैं, 2 सवाल और देख लेते हैं इस प्रश्न के पार्ट के। इसमें देखिए ये बड़ा है इसके लिए, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं 196, 38,220 बराबर 196 गुणे 195 धन 0। तो इसका मतलब ये जो है 196 ही इसका क्या हो गया SCF हो गया। अब उसी तरह तीसरा सवाल है 867 और 255, तो 867 जो है 255 से ज़्यादा है, इसलिए 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102। 102 जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51, 51 फिर जीरो नहीं है, तो 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0। अब इसका मतलब 51 इसका SCF हो गया। अब जो है हम लोग बैक टू एक्सरसाइज चलते हैं। और दूसरा सवाल है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज द सम इंटीजर्स। तो इसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए
बी की वैल्यू हमने 6 ले लिया और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बराबर ए इजकल टू 6 प्लस आर। तो आर की वैल्यू हमारी 0 1 2 3 4 एंड 5 होगी 6 से कम। अब यहाँ जो है हमारे नंबर हो जाएंगे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5। तो 6 क्यू प्लस 1, 2 क्यू प्लस 1, ये 2k1 हो गया। तो 1k1 इज़ द पॉजिटिव इंटीजर। सी क्यू जो है 6 क्यू प्लस 3 प्लस 1 हो गया, ये जो है k2 हो गया। k2 की वैल्यू जो है हमारी 3 क्यू प्लस 1 होगी, तो ये 2 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में है। और इसी तरह जो है 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 4 प्लस 1, इसको जो है 2 कॉमन लेने के बाद भी ये 3 क्यू प्लस 2, इसको k3 कह दिए। तो 2k3 प्लस 1 हो गया। k3 हमारा जो है एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस क्लियर दैट है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 in the form of 2k plus 1 where k is the an integer. Therefore 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are not exactly divided by 2. Hence these expression the number is odd number. तो इस तरह के expression है and therefore the any odd integer can be expressed in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 4। अगर यहाँ q की वैल्यू 0 रख दें तो 1 आ जाएगा, q की वैल्यू इसमें भी 0 रख देंगे तो 3 आ जाएगा। 6 यहाँ भी q की वैल्यू 0 रखें तो हमको 5 मिल जाएगा। तो 1 3 5 8 नंबर है। अगर 1 रखें तो हमको मिल जाएगा 7, यहाँ मिल जाएगा 9, यहाँ मिल जाएगा 11। इसी तरह अगर q की वैल्यू 2 रखें तो यह हो जाएगा 13, यह हो जाएगा 15, यह हो जाएगा 17। तो इस तरह हमको मिलता जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। अब अगला हम देखते हैं, एन आर्मी कंटीजेंट इज 660 मेंबर्स इन द मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड इज 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। What is the maximum number of column in which they can be march? तो कह रहा है कि एक आर्मी में 616 मेंबर हैं और जिसमें 32 बैंड पार्टी के हैं। तो अब ये बताना है कि परेड में किस तरह किया जाए कि दो ग्रुप में मार्च सेम नंबर ऑफ कॉलम हो। तो जाहिर सी बात है कि इसका अगर हम SCF निकाल लें तो ये बात बन जाएगी। तो इसमें देखिए 616 जो है हमारा ज़्यादा है, 32 कम है, इसका SCF फाइंड करना है। 616 बराबर 32 गुणे 19 धन 8, 32 बराबर 8 गुणे 4, तो इसका SCF 8 हो गया। तो इसका मतलब 8 कॉलम में मार्च करेंगे, तो हिसाब हमारा करेक्ट बैठेगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूज ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m या 3m प्लस 1 होगा। तो इसके सलूशन पे चलते हैं हम लोग आंसर पे। अब यहाँ देखिए हमने ये मान लिया कि हमारा B3 है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इजकल टू A इजकल टू 3q प्लस r। q की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और r की वैल्यू हमारी जो है ये 0 1 2 और 3 होगी। तो A इजकल टू पहला 3q है, या 3q प्लस 1 या 3q पे। अब इस अगर a स्क्वायर कर दे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, या 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ जो है इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो अब ये देखिए ये 3 इंटू 3q के फॉर्म में है, अर्थात 3m के फॉर्म में है। ये जो है हमारा 3m प्लस 1 के फॉर्म में है, क्योंकि ये m की वैल्यू को डिनोट करता है, ये m की वैल्यू को डिनोट करता है। और ये जो है हमारा 3m प्लस 1 के फॉर्म में है, तो ये m हमारा हो गया। या इसको कह सकते हैं k, इसको k कहें तो k1 की वैल्यू हो गई 3q स्क्वायर
K2 की वैल्यू हो गई 3q² प्लस 2q और K3 की वैल्यू हो गई 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो अब ये इसका मतलब जितने भी हमारे स्क्वायर के नंबर हैं इस फार्मेट में हो, दो ही फार्मेट में हो सकते हैं, या तो 3m या इसके। तो देखिए 3m प्लस 3k या 3m प्लस 1 और या 3m के फॉर्म में होंगे। तो m जो है सम इंटीजर है। अगर हम m की वैल्यू 0 कर दें, m बराबर 0, तो हमको क्या मिलेगा 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 0 हो जाएगा। अगर m की वैल्यू हम 1 कर दें तो देखिए यहाँ मिलेगा 4। तो 4 इस फॉर्मेट में है। अगर m की वैल्यू हम 2 कर दें तो हम m की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 7, ये 3 दूना 6। तो हमारे पास जितने भी वर्ग हैं, देखिए 1 है 6 है, अब अगला वर्ग 9 आएगा। तो 9 किसके फॉर्म में आएगा, इसमें। अब इसके बाद अगर 25 आएगा तो 25 किसके फॉर्म में आएगा, इसमें। 25 भी इस फॉर्म में आएगा और 16 भी इसी के फॉर्म में आएगा। इसके बाद 27 आएगा तो इसके फॉर्मेट में आएगा। तो ज़्यादा नंबर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे और कुछ जो है 3, जैसे 36 आएगा तो ये हमारा जो है 3m के फॉर्म में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। 5वां कह रहा है यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ये जो है स्क्वायर जैसे ही करना है, लेकिन इसमें 3 पार्ट हैं। तो देखते हैं, सॉल्यूशन पर हम लोग चलते हैं। देखिए अब यहाँ हमने मान लिया b की वैल्यू 3 है, तो हमारा a जो है 3q प्लस r के फॉर्म में होगा। q की वैल्यू जो इससे छोटी होगी, q जो है r से 0 से बड़ा होगा। तो पहला 3q, फिर दूसरा 3q प्लस 1, तीसरा जो है 3q प्लस 2 होगा। तो इसमें जो है एवरी कैन बी रिप्रेजेंट द 3 फॉर्म्स। पहला केस में देखिए, पहले केस में अगर ये 3 की a इक्वल टू 3q है, तो अगर इसका हम क्यूब करेंगे, a क्यूब बराबर हमारा हो जाएगा 27 क्यूब। और तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3q² क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9m प्लस के फॉर्म में, जहाँ m बराबर क्या है हमारा 3q क्यूब है और m क्या है हमारा एक कोई इंटीजर है। तो ये 3m के फॉर्म में हो गया। अब देखिए अगला केस, जब हमारा a इक्वल टू 3q प्लस 1 है, अगर इसका हम एक्सप्रेस कर दें तो हमको ये मिलेगा। अब यहाँ से पूरे में से 9 कॉमन कर लिया, तो 9 इंटू 3q² प्लस q बचेगा। तो ये जो है 9m के फॉर्म में है, जहाँ m की वैल्यू क्या है 3q प्लस 3q² प्लस q है। तो ये 9 प्लस m के फॉर्म में है। तीसरा केस है जब m 3q है, अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो हमको ये मिलेगा क्यूब और ये। तो अब यहाँ से हमको 9 फिर कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3q क्यूब 6q² एंड 4q प्लस 8। तो ये 3m के फॉर्म में हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं जितने भी क्यूब वाले हैं, कौन सा पहला 1, फिर 8 और फिर 2 का क्यूब 8 हो गया, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27 हुआ। तो ये हमारा जो है कौन सा फॉर्म है 9m प्लस 1।
ये है 9m + 8 का फार्म है, और ये हमारा है 9 × m के फार्म में। ये क्योंकि इस फार्म में है, ये इसमें m की वैल्यू 0 तो 1 मिल जाएगा, इसमें m की वैल्यू तो 8 मिल जाएगा। अब इसके बाद अगला क्यू आता है हमारा 64, तो 64 इस फार्म में आ जाएगा। 64 को हम लिख सकते हैं क्या, 63 + 1, तो 9 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 7 + 1। इसके बाद 125 आएगा, तो 125 जब आएगा तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 की भाग देंगे तो 9 × 1 = 9, और यहाँ से इस गिर जाएगा 3 35, 9 × 3 = 27, 13, 9 × 13 धन 8 इस फार्म में आ जाएगा। अब इसके बाद जो है 6 का 216 आएगा, तो ये इस फार्म में आ जाएगा 216 बराबर हो जाएगा कितना, 9 की भाग दें तो 9 × 9 × 1 = 9, और 9 दूना 18, 3 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा 9 × 9 दूनी 18 और 9 चौको 36 के फार्म में। तो जितने भी हमारे क्यू वाले हैं ये तीनों इसी फार्मेट में आएंगे, पहले इस फार्मेट में, फिर इस फार्मेट में, फिर इस फार्मेट में, फिर वो रिपीट करते रहेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने सारे प्रश्नावली कर लिए। अब हम लोग जो है चलते हैं अब वापस एंड पे। तो इस तरह एक्सरसाइज को आप लोग दोहरा लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक सवाल अवश्य आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे 5वां तो चौथा सवाल तो कई बार पूछे जा चुके हैं, और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस इस तरह और भी प्रश्न करिए, क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इससे कम से कम 4 नंबर के सवाल इस टॉपिक पे निश्चित ही रहेगा। थैंक यू सबको। आप फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, इसके जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के देखेंगे। ओके, गुड बाय।